प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को आप देख रहे हैं अपनी कुर्सी पर मौजूद और अब प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं एक एक कर उनके शपथ का सिलसिला यहां आगे बढ़ेगा। तो अरविंदर सिंह लवली को आप देख रहे हैं प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। आज ही सुबह राजनिवास पर एलजीवी के सक्सेना ने अरविंदर सिंह लवली को शपथ दिलाई है। इसके बाद अरविंदर सिंह लवली सीधे पहुंच गए हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर यह विशेष सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है और इसमें बीजेपी के सभी विधायक यहां पर नजर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित ये विधायक हैं, आज ये शपथ लेंगे। देखिए किस तरीके से पक्ष विपक्ष के विधायक जो आज दिल्ली विधानसभा में मौजूद रहेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ का दिन है आज और साथ ही आपको ये भी बता दें, हालांकि मुझे कुछ कुर्सियां खाली दिख रही हैं और ये वो हिस्सा है जहां पर जो विपक्ष के विधायक हैं उनको सीट्स अलॉट की गई होंगी, लेकिन वहां पर अभी मुझे विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, अब इसके पीछे वजह क्या है थोड़ी देर में यकीनन साफ होगा। फिलहाल जो बीजेपी के विधायक हैं वो तो सब वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इस सदन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की नई विधानसभा का गठन हुआ है, जिस पर जनता के कल्याण और दिल्ली के विकास की अहम जिम्मेवारी है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल के सब मिनिस्टर्स को और सभी विधायकगण को जहां अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, वहीं सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार इस मौके की गरिमा को देखते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम दिल्ली की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। अब सदन द्वारा 2 मिनट के लिए मौन रखा जाएगा। तो दिल्ली की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना है, इसको लेकर सदन द्वारा फिलहाल 2 मिनट का मौन यहां पर रखा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो सभी समय से पहुंच गए थे। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई उस समय आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक भी सदन में अब पहुंच चुके हैं। तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की ये विधानसभा है। 48 विधायक बीजेपी के, 22 विधायक आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो चुकी है। अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और अब वही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 7 के अनुसार सदस्यों द्वारा अटेंडेंस शीट पे हस्ताक्षर करना जरूरी है। सदस्यों की सुविधाओं के लिए अटेंडेंस शीट दाईं और बाईं ओर दोनों लॉबीज में रखी गई है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप जब भी सदन में आए तब अपनी अटेंडेंस अवश्य लगाएं। अब सचिव दिल्ली विधानसभा दिनांक 5 फरवरी 2025 को हुए आम चुनाव में 8वीं विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन दिनांक 9 फरवरी 2025 की कॉपी सदन पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। मैं जहां तमाम सदन के सदस्य, विपक्ष की नेता और विपक्ष के सदस्यों का इस सदन में स्वागत करता हूं, हम लोगों के बीच में देखिए आज सारे नए विधायकों का शपथ ग्रहण है। उसके बाद में स्पीकर का इलेक्शन होगा
उसके बाद में कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करें। जिस तरह से 11 सालों में काम किया उस नीति को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें। योगी शपथ लेंगे, उसके बाद क्षेत्रवार सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। जो भी सदस्य अपनी बारी के अनुसार शपथ के लिए उपस्थित नहीं है उनके नाम आखिर में पुकारे जाएंगे। जो सदस्य आज शपथ नहीं ले पाएंगे उनको कल शपथ दिलाई जाएगी। मेरा तमाम सदस्यों से ये अपील है कि जब हम शपथ लेने आए, हम जिस भी भाषा में शपथ ले रहे हैं, तो शपथ के लिए जो मटेरियल, जो शपथ के लिए डिटेल कागज में उपलब्ध कराई गई है, हमको वही शपथ में जो है पढ़ना है, अन्यथा दोबारा शपथ लेनी पड़ती है। इसलिए जो है सभी सदस्यों से मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो आपके शपथ जिस भी भाषा में है उसके कागज आपके संज्ञान में और आपको दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसी लैंग्वेज में हमको शपथ लेनी है। अब मैं सचिव विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण की कार्रवाई को जो है शुरू करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। नवनिर्वाचित विधायकों का विधानसभा में शपथ लेने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले आपने देखा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने शपथ ली है और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात करने के बाद अब वो विपक्ष के विधायक जिस ओर बैठे हैं उनसे मुलाकात करके और नीचे आकर अब हस्ताक्षर करती हुई आप रेखा गुप्ता को देख रहे हैं। अब ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एक एक करके यहां पर विधायकों को बुलाया जाएगा और वो शपथ लेंगे। श्री प्रवेश साहिब सिंह को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं प्रवेश साहिब सिंह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो प्रवेश वर्मा ने शपथ ली है। सबसे पहले रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने शपथ ले ली है। देखिए, आज ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली को सबसे पहले राजनिवास पर एलजी वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई और उसके बाद अब प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो एक एक करके नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवा रहे हैं। और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी भोपाल, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भारत के लिए 1 अरब डॉलर की 1 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए की 2 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 करोड़ 50 लाख करोड़ रु
इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी।
ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है।
खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिनाय रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे।
ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। और आइए अब आपको राजस्थान लेकर चलेंगे, जहां विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान के बाद गतिरोध जो बना, चौथे दिन भी वो नहीं थमा है। विपक्ष के सदस्यों ने शुक्रवार शाम को धरना शुरू कर दिया था और ये धरना शुक्रवार से शुरू हुआ है। शनिवार, रविवार, आज सोमवार का दिन है, आज भी जारी है। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। 4 दिन से धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को जयपुर बुला लिया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकने के लिए अब व्यवस्था मुस्तैद करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां पर विधायकों को आप देख रहे हैं कि वो सदन में ही वहां धरना देते हुए, वहीं सोते हुए, वहीं खाते पीते हुए। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा भी हो गया है और इस बीच सदन की कार्रवाई दोबारा से आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 4 दिन से राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक धरना दे रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का भी आज ऐलान कर रखा है। पार्टी ने प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को जयपुर बुला लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही सोकर अपनी रात गुजारी। आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जोरदार हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए फिलहाल सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा मनीष से ही जानते हैं। मनीष, ये आर पार तो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल पक्ष विपक्ष के बीच। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक विरोध पर उतरी हुई है। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, अगर आप मेरे पीछे निगाह डालें तो आपको दिखाई देगा कांग्रेस के विधानसभा घेराव की तैयारी। कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होगी और उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा तक पहुँचें। लेकिन मुश्किल ये है कि पुलिस का यहाँ पर जिस तरीके का इंतजाम किया गया है, जिस तरह से कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, तो ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुँच पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से टकराव होना तय है। जिस तरीके के हालात, आप अगर सिक्योरिटी की तरफ देखें तो स्पेशल टास्क फोर्स, इसके अलावा पुलिस के अलग अलग जिलों से आए हुए जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ मौके पर मौजूद हैं ताकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा वाटर कैनन, घुड़सवार पुलिस, ये तमाम इंतजाम पुलिस ने अपनी तरफ से कर रखे हैं। विधानसभा में कार्रवाई शुरू हुई लेकिन कांग्रेसी विधायक हल्ला करते रहे और कुछ विधायी कार्य निपटाने के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आज सचिन पायलट भी विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां धरना स्थल पर, घेराव स्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि पुलिस बिल्कुल तय है कि उन्हें यहां से नहीं जाने दी जाएगी। रोमाना, एक बैरिकेड ये है, इसके अलावा यहां आप एसटीएफ के जवानों को देख सकते हैं। ठीक पीछे अगर हम नजर डालें तो एक और बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन यहाँ है, तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता इन बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा या उसके आसपास की सड़क तक पहुंच पाएगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में पुलिस के माकूल इंतजाम है, लेकिन देखना यही होगा कि किस तरीके का टकराव कांग्रेस और पुलिस के बीच में होता है। जी मनीष, ये जो पूरी कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने के लिए मिल रही है राजस्थान में, इससे क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने कैडर को कहीं ना कहीं एकजुट रखने के लिए और उसका उत्साह बना रहे, इसलिए इस तरीके के जो विरोध है उसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, या फिर जमीन पर कुछ सरकार की घेराबंदी कर पाने में भी कांग्रेस कामयाब हो रही है? मनीष जी रोमाना, इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के पास तो ये मुद्दा था ही नहीं। खुद राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी की और उसको लेकर बवाल हो गया। इस बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको लेकर बवाल जारी था। कल फिर डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कह दिया कि मेरे फोन तो टैप हो ही रहे हैं, मेरी जासूसी हो रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ही कांग्रेस के हाथ में ये मुद्दे थमा रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक पिछले 3 दिनों से
विधानसभा में धरना दे रहे हैं। सरकार ने गतिरोध को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल 2 मंत्री जाते हैं और उन विधायकों के साथ बैठकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि उन विधायकों के पास कोई अधिकार ही नहीं है। तमाम अधिकार स्पीकर में निहित है और स्पीकर इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो डायस पर आए, हमला करने की कोशिश की और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए 6 विधायकों को निलंबित किया गया। तो कांग्रेस के तो हाथ में ये मुद्दा बैठे बैठे आया और खुद सरकार ने ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ में दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।